हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्पल्स। आज हमारा है डे 5 डेली सीसैट प्रैक्टिस का, जहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2023 का सीसैट का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे हम लोग हर रोज़ दो कॉम्प्रिहेंशन और उसके साथ साथ चार कॉन्ट प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पैसेज 3 से। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? तो हमारा सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ते, ताकि हम लोग स्टेटमेंट से ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटा दें और उसके बाद हम लोग पैसेज से डायरेक्टली एक दो स्टेटमेंट जो हमारी बचती है उससे डायरेक्टली पैसेज से कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो उससे एक्यूरेसी हमारी और बढ़ती है। तो यहाँ पे चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। ओके, इंटरफेरेंस पूछा है, रैशनल, लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफेरेंस। The home range of elephant needs to be a vast area of rich biodiversity। ठीक है, कुछ इशू नहीं है। एलिफेंट आर कीटोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। देखो ये थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, कि दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। रिच बायोडाइवर्सिटी कैनॉट बी मेंटेन इन फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द एलिफेंट। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट में एलिफेंट नहीं होते, बट वहाँ पे रिच डाइवर्सिटी होती है। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हम लोग अगर एनवायरनमेंट की नॉलेज थोड़ी सी यहाँ पे अप्लाई करें, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है, ठीक है। और हमें पता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। ओके, एलिफेंट आर केपेबल ऑफ रिजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीशीज एज पर देयर नीड्स। ये थोड़ा वर्ड जो है, ये स्टेटमेंट है ना, एज पर दो नीड्स, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है। बट कोई बात नहीं, हम लोग पहले पैसेज में देखेंगे। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, तो हमारा आंसर हो सकता है। तो हमने बस चार में से एक स्टेटमेंट एक्सट्रीम हटा दी। अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, creating clearing forest, preventing overgrowth of certain plant species, and allowing space for regeneration of others, which in turn provide subsistence to other herbivorous animals. Elephants eat plants, fruit, and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and act as a breeding ground for insects. Okay. In times of drought, they can access the water by digging holes which benefit other wildlife. ओके, अब देखो मैंने क्या कहा था पिछले बार भी हमारे बाकी के लेक्चर में, एक होती है कोर थीम और एक होती है साइड थीम। ठीक है, जब रैशनल इंटरफेरेंस, व्हाट मैसेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पैसेज, ये सब जब होते हैं तब आपकी कोर थीम इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कोर थीम में क्या दे रखा है। तो आपको कोर थीम पकड़नी है। देखो, द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच डाइवर्सिटी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उनको बोला ही नहीं ना कि होम रेंज उनकी वास्ट होनी चाहिए। रादर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है कि वो बायोडाइवर्सिटी को कैसे हेल्प कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए गया। फिर ऑप्शन में डी पे आता हूं। एलिफेंट आर केपेबल ऑफ रिजेनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। देखो, एलिफेंट आर केपेबल ऑफ रिजेनरेटिंग फॉरेस्ट, ये बात सही है, विथ स्पीशीज, बट एज पर देयर रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, दे क्लियर द फॉरेस्ट और उसके बाद दे अलाउ द स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये होता भी। ठीक है, फिर भी ये साइड थीम है। ठीक है, ये साइड थीम है, ये कुछ एक ही जगह पे बोली है। देखो, कोर थीम क्या होती है? कोर थीम इज लाइक कि आपको हर एक लाइन में कुछ ना कुछ तो उसके बारे में मिलेगा। और साइड थीम क्या होती है? साइड थीम बस आपको एक ही जगह पे उसके बारे में मिलेगा। तो हमें सबसे पहले कोर थीम पकड़नी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट आर कीस्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। देखो, ये जो स्टेटमेंट है काफी बड़ी है। हर एक चीज यही बोलती है ना, एलिफेंट बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। कैसे? यहाँ पे बोलते हैं वो अदर स्पीशीज को हेल्प करती है। यहाँ पे बोलते हैं कि वो प्लांट्स को हेल्प करती है, जैसे डेफिकेट करते हैं वो एक प्लांट दूसरी जगह पे वो डेफिकेट करके उधर वो सीड पहुंचा देते हैं। और थर्ड यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस द वाटर बाय डिगिंग होल्स विद बेनिफिट अदर वाइल्ड लाइफ। ये भी हो गया बायोडाइवर्सिटी का एक पार्टी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन कैन बी मेड। ये आ गया अजम्पशन का क्वेश्चन। अजम्पशन के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो ध्यान से देखिए।
कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पे जब शुड आता है ना, मतलब एक काफ़ी नैरो स्टेटमेंट आ जाती है कि बस इन्होंने ही करना चाहिए। और अगर आप लॉजिकली भी सोचे कि म्युनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, कलेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का क्यों काम है, सेग्रीगेशन हमारा भी तो काम है जनरल सिटीजन्स का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अलग जा रही है, तो हम लोग इसको होल्ड पे रखेंगे। Resources recovery and recycling requires technology input that can be best handled by the private sector enterprises। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट केपेबल ही नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म किया रखा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे रिसोर्सेज और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी होल्ड पे रखो, राइट और रॉन्ग अभी मत करो, पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, अजम्पशन पूछा है। In India, segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal waste, municipal budget goes into recycling and transportation, which leaves very little for the processing, resources recovery and disposal. Where does waste to energy fits into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation between wet waste and the rest. Collection, recycling, and therefore getting into landfills. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste. That is biodegradable versus non-biodegradable component, and it is calorific value. The biodegradable component of India's municipal waste is little or 50%, and biomethanation offers a major solution for the processing this. देखो क्या बोला है कि कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड म्युनिसिपल शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। यहाँ पे बोला ही नहीं है ऐसा कुछ कि गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ही होना चाहिए। उन्होंने बोला कि इनफॉर्मल सेक्टर के पास ज़्यादा है। ओके, इन्होंने बोला नहीं कि गवर्नमेंट एजेंसी को ही करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई मेरी फॉल्स। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर सी चला गया। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर का नाम ही नहीं लिया है। कहाँ पे नाम लिया है? देखो आपको ढूंढ के मिल रहा है तो या अगर नाम नहीं लिया प्राइवेट सेक्टर का, तो हम लोग कैसे एज्यूम करें कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर सकता है? जस्ट बिकॉज हमने जीएस में पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग के पैसेज में भी वो अप्लाई होगा। अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है और पैसेज में उसका एक इन्फ्रेंस मिल रहा है आपको। तो मुझे तो स्टेटमेंट होगा कहीं भी इन्फ्रेंस नहीं मिल रहा है, तो माय आंसर विल बी डी। ओके, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारे कॉन्ट्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x। मतलब क्या बोला है? x + 96 डिविजिबल बाय x। ओके, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? ओके, सिंपल सा स्टेटमेंट है। मुझे बोला है 7x + 96 डिवाइड बाय x है, तो मुझे x के पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं। मतलब क्या करना है मुझे? ठीक है, इस डिविजिबल बाय x बोला है ना, मतलब 7x + 96 पूरा x से डिविजिबल हो रहा है। मतलब समझो कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7x/x + 96/x। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं x की वैल्यू कुछ भी लूं, x की वैल्यू मैं कुछ भी लूं, ठीक है, वो 7x से मल्टीप्लाई हो, डिवाइड होगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो x का मल्टीप्लाई होगा ना। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो 7 × 2/2, ठीक है, तो ये 2 को 2 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ जाए? हो गया ना पूरा डिवाइड हो गया, मतलब इसका तो कुछ इशू नहीं है। तो अब देखिए 96, अब मुझे x ऐसा चाहिए कि वो 96 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मुझे 96 के फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल में फर्क होता है। फैक्टर्स आर लिमिटेड एंड मल्टीपल्स आर इनडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा मुझे 10 के फैक्टर्स बताओ, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स होगा 1, 2, 5 एंड 10। क्यों? क्योंकि ये सारे, ये जो है ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये 10 से डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो है इनके इन सारे में 10 का टेबल आता है, 10 के टेबल, इन सारों के टेबल में 10 आता है। ओके, और मल्टीपल्स क्या होता है? ये हो गए फैक्टर्स। अब मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल इज लाइक 10 के मल्टीपल्स, 10, 20, 30, 40, ये हो गए 10 के मल्टीपल्स। ये इन्फिनाइट होते हैं। ओके, और ये फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। तो मुझे बताओ कि मुझे 96 के फैक्टर्स कैसे मिलेंगे?
तो चलो मैं 96 का फैक्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, तो 1 इंटू 96 मेरा हो सकता है, यस। देन 2 के टेबल में 2 इंटू समथिंग 96 होता है, 2 4 जा 8, 2 फिर 2 4 जा 8 और कितना आ सकता है, 2 8 जा 16। 3 के टेबल में 96 हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। 4 के टेबल में 4 2 जा 8, ओके, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यस। और हो सकता है क्या, देखो मैं 4 5 5 के टेबल में तो नहीं हो सकता, 6 6 1 जा 6 बचा 3 कैरी, मतलब और 36 6 6 जा 36, 6 इंटू 16। 7 हो सकता है, नहीं 7 के टेबल में नहीं। 8 8 में देखो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, ओके। 8 इंटू 12 हो सकता है। फिर 9 हो सकता है, 9 9 हो सकता है, 9 9 नहीं हो सकता। 9 क्यों नहीं हो सकता, 9 1 जा 9, फिर 6 रिमाइंडर बचता है। 10 नहीं हो सकता, 11 12 12 हो सकता है। मतलब 12 हमने सारे पॉसिबिलिटीज ले ली, देखो यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है। अब 12 12, अब 13 हो सकता है, मुझे बताओ 13 13 हो सकता है, 13 भी नहीं हो सकता। 14 हो सकता है, 14 भी नहीं हो सकता। 15 16, हाँ देखो अब मैंने सारे पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर ली, ठीक है। 12 तक क्या हो गया फिर, 1 2 3 4 5, क्या हो गया देखो, ऐसे काउंट करो, क्या है फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने फैक्टर्स हो गए हमारे, 12। मतलब हमारा आंसर हो गया 12। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। समझो मैंने x की वैल्यू 32 ले ली, ठीक है, x की वैल्यू 32 ले ली, तो 7 इंटू 32 अपॉन 32 प्लस 96 अपॉन 32। तो ऑब्वियसली 32 के टेबल में 96 आता है, ओके। 32 1 जा 32 3 जा, और 32 32 कैंसिल, तो ये हो गया ना पूरा डिविजिबल, ओके। तो ऐसे ही आपको आंसर मिल सकता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। If P, Q, R, S are a distinct single digit positive number, what is the greatest value of P plus R, P plus Q and S plus R? सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मुझे बोला है P प्लस Q और R प्लस S मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। अगर मुझे ये ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो मुझे इतना समझ में आता है, ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए और ये भी वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, तब जाके जब मैं इनटू करूंगा तब मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब देखो, तो अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिल सकती है। मैं चलो सबसे पहले क्या करता हूँ ना, एंड के 4 नंबर सबसे बड़े ले लेता हूँ। कैसे लेता हूँ, 6 प्लस 7, ओके, 8 प्लस 9, ओके। 6 प्लस 7 8 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 13, ओके। और ये कितना हो जाएगा 17। तो 13 इंटू 17 कितना होता है, 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 8 9 0, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 12, ओके। ये हो जाएगा 9 10 11 12, ओके। ये 220 हो रहा है, 220 तो ऑप्शन में भी नहीं है, सॉरी ये 221 हो रहा है, सही बात है, ये 221 ऑप्शन में है। बट मुझे और देखना पड़ेगा कि मुझे और कोई वैल्यू आ रही है क्या, क्योंकि उसमें बड़े बड़े और वैल्यूज है, और दिस इज द लिस्ट वैल्यू इन माई ऑप्शंस, ओके। तो मैं और एक बार ट्राई कर लेता हूं। मुझे चाहिए ये नंबर बड़ा, ठीक है। ये नंबर बड़ा मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा ले सकता हूं तो 9 और 6 और 7 और 8, 6 प्लस 9 और 7 प्लस 8, तो मुझे यहाँ पे 15 मिलेगा, इधर 15 मिलेगा। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा मेरा, 225 हो जाएगा। 225 है, यस यहाँ पे है। बट मुझे और चेक करना है कि 230 भी आ सकता है क्या। अब मुझे पता है अगर मुझे 230 चाहिए तो मुझे एंड में 0 चाहिए, तो मतलब मैं क्या करूँगा, P प्लस क्यू और S प्लस R, मुझे कौन सी तो एक वैल्यू है जो मुझे चाहिए 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 7 प्लस 3 लूंगा तो ये मेरा 10 हो जाएगा, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 8 प्लस 9 ही यहाँ पे हो सकती है, तो 7 प्लस 2 10, और 8 प्लस 9 कितने हो जाते हैं 16 17, तो ये मेरा मोस्टली कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो ये तो लिस्ट वैल्यू है, मतलब 230 तो आ ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। तो मेरा आंसर विल बी 225। चलो नेक्स्ट। A number n is formed by writing 9 for which 99 terms. What is the remainder n is divided by 13? ठीक है,
अब यहाँ पे ना कंसेप्ट लगती है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगती है, इफ़ एनी नंबर, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। अगर आपके पास नंबर रहेगा 3, 7, 11, 13, 37 और 1001, अगर ये नंबर रहेगा या फिर इसका मल्टीपल रहेगा, जैसे 3 इंटू 7 21, ओके, 7 इंटू 11 77, अगर नंबर रहेंगे, ठीक है, ये अगर नंबर रहेंगे और आपके पास एक नंबर रहेगा x x x x x x x, ठीक है, टिल 100 टाइम, ठीक है, और बोला कि इसके बाद ये नंबर को डिवाइड करो इससे, समझो मैं बोल रहा हूँ कि 7 से डिवाइड करो, तो जो 6 है ना, 6 आफ्टर एवरी 6 नंबर्स वो होली डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और 2 2 2 4 5 6, ठीक है, ये पूरा डिविजिबल होगा, वो ये पूरा डिविजिबल 7 से भी होगा, 3 से भी होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा, 101 से होगा। ओके, तो चलो एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 कितना है, 7 3 था 21, ओके, देन ये आ जाएगा 1 और ये 12, फिर 7 1 जा 7, ठीक है, तो कितना बचेगा 5 और 2, फिर क्या आएगा 7 कितने से आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 आ जाएगा, और कितना बचा ये 32, फिर 7 4 जा 28, कितना बचा 4, और लास्ट का 2 बचा, फिर 7 6 जा 42, ठीक है, आ गया ये, आ गया यहाँ पे 0 0, मतलब एवरी आफ्टर एवरी 6 टर्म देर इज अ 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, ठीक है, यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है, तो आइदर ये x की वैल्यू 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3, देन दिस x कैन बी x कैन बी 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 टिल 9, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, यहाँ पे मुझे बोला है कि n इज अ राइटिंग 9 टाइम 99 टाइम, मतलब 9 99 टाइम, और मुझे बोला है डिवाइड बाई 13, तो मुझे बताओ इसका रिमाइंडर क्या रहेगा। तो मुझे पता है, मुझे 6 के पॉकेट्स में 9 को डिवाइड करना है सबसे पहले, तो मतलब 6 के पॉकेट में मुझे निकालना है, और जितना मेरा रिमाइंडर 9 बचेगा 6 के पॉकेट के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास 9999 कितने 99 तक है, मुझे उसको 6 के पॉकेट में डिवाइड करना और रिमाइंडर देखना है कितना आना है, ठीक है, तो मैं 6 और क्या मुझे करना पड़ेगा, 99 तक मेरी टर्म है ना, 999 इसके लिए नहीं है, 99 तक टर्म है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 99 ले रखा है, ठीक है, तो मतलब 6 1 जा 6 39, 6 6 जा 36, कितना बचा मेरे पास 3, मतलब मेरे पास कितने 6 बचे, जब मैं 999 को, ठीक है, 999 को मैं, ठीक है, 99 तक लिखता हूँ, ठीक है, तब मेरे पास लास्ट के 3 टर्म्स है ना, यहाँ तक मेरा पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, और मेरे पास कितने टर्म बचे, मेरे पास 3 टर्म बचे, बस मुझे अब 3 टर्म को, ये जो 3 टर्म है उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 13 से करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा 13 के बाद रिमाइंडर क्या है, फिर मैं क्या करूँगा 999, फिर 13 कितने से आ जाएगा, 13 6 जा 3 6 जा 18 एंड 1 6 जा 6 7, प्लस 13 करूँगा 8 9 10 11 91 आ जाएगा ना, 13 कितने जा 7 जा 13 7 जा 91, ओके, और 89 फिर 13 की टेबल में 89 आता है, 7 जा 6 जा करना पड़ेगा 78 79 कितना बचेगा मेरा, माई आंसर विल बी 11, ओके, 11 ही होगा ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, माई आंसर विल बी 11। क्लियर है गाइस, बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी वे में हमने कर रखा है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Each digit of 9 digit number is 1 and it is multiple by itself. What is the sum of a digit of the resulting number? तो गाइस देखो यहाँ पे क्या बोला है, each digit of 9 number is 1 and it is multiple by itself. What is the sum of digit resulting number? मतलब बोला है कि मेरे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 तक 1 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मुझे बोला है कि इसको मल्टीप्लाई खुद से ही कर रहा है, यही नंबर से कर रहा है, और मुझे बोल रहा है कि आंसर इसका बताओ, और आंसर आने के बाद जितने भी इसके नीचे के टर्म्स रहेंगे,
ठीक है, नंबर्स उसको ऐड करो, सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं 11 इंटू 1 करूँगा तो मुझे 121 मिलेगा। ओके, अगर मैं 111 करूँगा इंटू 111 करूँगा तो क्या मिलेगा, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1। सॉल्व करके देख लो आप, 1 2 3 2 1, एक पैटर्न मिल रहा है, 1 2 3 2 1। 3 बार लिया तो 1 2 3 तक जा रहा है, 2 बार लिया तो 1 2 के पास जा रहा है। अगर 4 बार लूँगा 1 जैसे 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 3 2 1। तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मुझे 9 तक जाना है, तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ये मिल गया। अब इसको बस क्या करना है, आपको ऐड करना है, इसको ऐड करते चलो। इसको ऐड कैसे करोगे, अब डायरेक्टली और एक बोलता हूँ, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ये 2, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कर लो फिलहाल। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 3 ये 6 ये 10 ये 15। ओके, ये हो गया 21, दिस विल बी अगेन 28 28 8 प्लस 8 36। तो ये हो गया हमारा 36। और यहाँ पर भी देखो ना, वही टर्म्स है ना, प्लस 36 कर लो। सही बात है, 6 और 6 12 6 72। अब 72 में प्लस ये 9 बच गया, ठीक है, ये ऐड कर लो 72 प्लस 9 10 11, आंसर विल बी 81। ठीक है, सिंपल है गाइस। ओके, चलो आज का प्रैक्टिस सेक्शन डे 5 यहीं पे खत्म हो रहा है। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में जो कि कल होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।